सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। और आज हमारे साथ में वो मेहमान है, मैं मेहमान नहीं कहूंगा, वो एक तरीके से सत्य सनातन परिवार के वो सदस्य हैं हमने बहुत पहले आपसे कहा था कि हम उनसे आपका सरोकार कराएंगे और लेकर के आएंगे, और आप लोगों ने भी काफी बार कहा कि अश्विनी उपाध्याय जी अभी तक बीच में क्यों नहीं आए हैं। तो आज हम उनके साथ में हैं और बहुत सारे सवाल हैं। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे बुलाया और आपने कम से कम इतनी बात रखने का मौका दिया है। मैं आज जरूर आप जो भी आप बात करेंगे मैं पूरी चर्चा करूंगा आपसे, विस्तृत चर्चा करूंगा। हमने थोड़ी देर पहले ही आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप कह रहे थे कि अल्पसंख्यकों का, जो अल्पसंख्यकों को एक खास कोटा दिया जाता है शिक्षा के, उनकी शिक्षा के विस्तार के हेतु। तो आपने तो मतलब जो उसमें बात बताई है वो तो आज तक मैंने कहीं नहीं सुनी थी। मैंने अपने जितने मित्रों को वो वीडियो भेजा वो सारे के सारे मतलब आश्चर्यचकित, भौचक्के हैं। अल्पसंख्यकों का ये जो पूरा रिकॉर्ड आप लेकर के आए हैं, ये कहाँ से है और इसको थोड़ा-सा डिटेल में बताइएगा? मेरे हाथ में ये संविधान है अंकुर। ये जी, संविधान भारत के पे लोगों पे लागू होता है, पूरी दुनिया पे जी। लागू नहीं होता। हाँ जी। जो लोग भारत में हैं उन्हीं पे लागू होता है। और इसमें आर्टिकल 30 में ये कहा गया है कि जो लोग माइनॉरिटी हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, यानी जातीय धार्मिक आधार पे और भाषाई आधार पे, उनको जी, प्रोटेक्शन दिया जाए। कुछ अलग से देना नहीं है, पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ अलग से देना नहीं है, केवल उनको संरक्षण मिलेगा। संरक्षण कैसे मिलेगा, मैं उदाहरण देता हूं। इस संविधान ये कहता है कि जैसे चूंकि सारे राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है, तो यूपी में अगर कोई तमिल रहता है, कोई मलयालम बोलने वाला रहता है, कोई कन्नड़ बोलने वाला है, तो उसको यहाँ की सरकार फोर्स नहीं करेगी कि तुम हिंदी, उसको प्रोटेक्शन देगी। उसको प्रोटेक्शन देगी कि अपने बच्चों के एजुकेशन वो अपनी मातृभाषा में कराए। यह है इसका संरक्षण। इसी तरीके से तमिलनाडु, आपके केरल में या कर्नाटक में कोई हिंदी भाषी चला गया, अंकुर अगर वहां चले गए, तो वहां की सरकार ये नहीं फोर्स करेगी कि अंकुर के बच्चे जो है वो वहां की भाषा में पढ़ेंगे। अंकुर अगर चाहते हैं, अश्विनी उपाध्याय चाहते हैं कि हमारा बच्चा हिंदी में बोले, हिंदी में पढ़े, हिंदी में रहे और अपनी मातृभाषा, अपना कल्चर अपना फॉलो कर सके वहां रह के भी, तो उसको संरक्षण दिया जाएगा। आर्टिकल 30 सीधा सीधा ये कहता है। विषय जी। ये आता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक कौन होगा और भाषाई अल्पसंख्यक कौन होगा। हुँ, पूरी दुनिया में 300, लगभग 300 धर्म है। जी, चीन में कन्फ्यूशियस है, आपका जापान में अलग चलता है, दुनिया में मतलब सारे सब छोटे बड़े मिला के 300 धर्म है। जी, भारत में सबको आप धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। जी, भारत में बहाई को आप अल्पसंख्यक नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि भारत का संविधान भारत में पैदा हुए, भारत से निकले हुए धर्मों के आधार पर बनेगा। यानी जो धर्म भारत से निकले उन्हीं में आपको चूज करना पड़ेगा कौन उसमें अल्पसंख्यक है, कौन बहुसंख्यक है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पंजाब है, वहां सिख मेजोरिटी में है, तो आप पंजाब में ये कह सकते हैं कि पंजाब में जो जैन होगा, जो पंजाब में बौद्ध होगा, चूंकि जैन और बौद्ध भारत की धरती से पैदा हुए धर्म है, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। लेकिन आप क्रिश्चियन और मुस्लिम को, यहूदी को, पारसी को या बहाई को या कन्फ्यूशियस को, उनको आप पंजाब की माइनॉरिटी नहीं कह सकते। उसी प्रकार अगर आप आ जाते हो यूपी, बिहार या बाकी और राज्यों में, यहां जी, पे आप ये कह सकते हैं कि भाई यहां हिंदू मेजोरिटी में है, तो जैन, सिख, बौद्ध, इनको तो माइनॉरिटी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात बताऊं कि हाँ, जैन, सिख, बौद्ध ये धर्म जो भारत से निकले हुए हैं, ये सारे के सारे हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होते हैं। तो कायदे हुँ, से कोई माइनॉरिटी मेजोरिटी है ही नहीं है। ये तो हिंदुओं को तोड़ने के लिए, सनातन धर्म को कमजोर करने की एक साजिश के तहत बौद्धों को निकाल दिया, माइनॉरिटी बना दिया, जैनियों को निकाल के माइनॉरिटी बना दिया, सिखों ने जितनी इतनी बड़ी कुर्बानी दिया सनातन की रक्षा के लिए, उनको भी माइनॉरिटी बना दिया, हिंदुओं से अलग कर दिया। एक बहुत बड़ी जी, साजिश थी। इसलिए विदेशी धर्मों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता, और जो भारत में पैदा हुए धर्म है वो सनातन के पार्ट है। इसलिए भारत बिल्कुल। में अल्पसंख्यक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं आता हुँ, हूं जी, भाषाई अल्पसंख्यक यहाँ हो सकते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? अब उसमें भी पूरी दुनिया में 6000 भाषाएं बोली जाती हैं। तो क्या आप भारत में जितनी 6000 भाषाएं हैं, हिंदी को छोड़ के सबको आप माइनॉरिटी, बाकी जो भाषाएं बोलने वाले सबको माइनॉरिटी का दर्जा दे सकते हैं? नहीं। आपको जी, यह देखना है कि भारत के अंदर कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं और कौन कौन सी भाषाएं भारत के अंदर पैदा हुई। जो जी, भाषाएं भारत में,
जिन जिन भाषाओं को उपयोग भारत में किया गया, उसी के आधार पे आपको प्रदेश स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना है। पंजाब में अगर पंजाबी लोग माइनॉरिटी में है, पंजाबी बोलने वाले मेजॉरिटी में है, तो वहां जो पंजाबी लोग नहीं बोल पाते उनको आप माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन दे दीजिए। तमिलनाडु, कर्नाटक या मलयालम, ये आपका केरल, जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां अगर कोई हिंदी बोलने वाला है तो उसको आप भाषाई आधार पे माइनॉरिटी कह सकते हैं। लेकिन और सभी भाषाएं जो जो विदेशी भाषाएं हैं उनको आप भारत का माइनॉरिटी नहीं मान सकते। इसलिए मेरा कहना है, जो धर्म, जो मजहब भारत की धरती के बाहर पैदा हुए, जो विदेशी मजहब हैं, उनको भारत का माइनॉरिटी घोषित नहीं किया जा सकता, इसे धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं घोषित किया जा सकता। इसी प्रकार की जो विदेशी भाषाएं हैं उनके बोलने वाले को भारत में भाषाई अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता जी। बिल्कुल क्लियर है। और ये तो दुनिया इकलौता देश है, भारत इकलौता देश है पूरी दुनिया में जहां मेजॉरिटी कम्युनिटी इक्वल राइट के लिए संघर्ष कर रही। मेजॉरिटी कहती है कि भाई आप जो माइनॉरिटी देते हमको भी दे दो। पूरी दुनिया में जो माइनॉरिटी है वो कहती है हमको बराबर अधिकार दे दो जो आप मेजॉरिटी को देते हो। पूरी दुनिया में डेवलप्ड कंट्रीज आप देख लीजिए, आप अमेरिका, ब्रिटेन, यूके सब उठा के देख लीजिए, जो माइनॉरिटी है भाषा के आधार पे या किसी और आधार पे, वो कहते हैं हमको बराबर अधिकार दे दो। यहाँ तो उल्टा खेल हो रहा है। यहाँ तो जो बेचारे बहुसंख्यक है वो कह रहे हैं हमको समान शिक्षा दे दो, समान नागरिक संहिता लागू कर दो, हमको सब कुछ बराबर वो दो जो आप माइनॉरिटीज को मिलता है। मुझे लगता है आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन गलत हो रहा है। ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी बिल्कुल खत्म होना चाहिए। और यदि ये माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना है तो माइनॉरिटी डिफाइन होना चाहिए। जो भारत के अंदर धार्मिक जो धर्म भारत में पैदा हुए उसी में से ही आपको स्टेट लेवल पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी करना है। विदेशी धर्म वालों को, विदेशी मजहब जो है उनके मानने वालों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही आसान शब्दों में आपने सारी बातों को समझाया। अश्विनी जी, आपने एक मुद्दा उठाया हुआ था कि जो समान नागरिकता कानून है, यह इस मुद्दे के उठाने के पीछे क्या कारण रहे हैं और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही है? देखिए, पहली बात तो मैं जितनी पीआईएल फाइल करता हूं वो कोई मैं हवा में नहीं करता, सारे इसी संविधान से निकाल के फाइल करता हूं। अंकुर जी, ये बताना बहुत आवश्यक है सबको, खासतौर पर सनातन धर्म के मानने वालों को, कि 125 बार संविधान बदला जा चुका है, 5 बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा चुका है, लेकिन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन आज तक 100% लागू नहीं हुआ है। अभी भी लगभग 25% कॉन्स्टिट्यूशन यानी 1/4 कॉन्स्टिट्यूशन वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में लागू नहीं किया गया। आर्टिकल 44 जो समान नागरिक संहिता की बात करता है, वो हमारे संविधान, मूल संविधान का पार्ट है, वो हमारे संविधान की आत्मा है। बहुत विस्तृत चर्चा करने के बाद आर्टिकल 44 यानी समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में आया था। बाबा साहब अंबेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रफी अहमद किदवई, जितने भी लोग थे, सबने, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, एक मत से इसको संविधान में डाला गया था। दुर्भाग्य, आप देखिए 70 साल बीत गए, हमने संविधान की आत्मा को आज तक लागू नहीं किया और हमने उल्टा कर दिया। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना दिया, मुसलमान के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट बना दिया, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बना दिया, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट बना दिया, जबकि कहते हैं भारत सेकुलर है। जब हमारे देश में आर्टिकल 14 कहता है सब लोग समान है, आर्टिकल 15 कहता है जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आर्टिकल 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा, आर्टिकल 44 कहता है समान नागरिक संहिता लागू होती है, तो ये जाति के धर्म के आधार पर हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम के लिए मुस्लिम मैरिज एक्ट, पारसी के लिए पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन मैरिज एक्ट क्यों चल रहा है? ये देश सेकुलर तब तक नहीं हम इसको कह सकते जब तक समान नागरिक संहिता नहीं लागू होगी। क्यों? क्योंकि समान नागरिक संहिता हमारे संविधान की आत्मा है। जब तक वो नहीं लागू हो सकता, इस देश को सेकुलर कहना, मुझे लगता है सेकुलर शब्द को गाली देना है। ये भी आपने बहुत सटीक शब्दों में समझाया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये देखिए कि हो क्या रहा है। कहते हैं हम भारत सेकुलर, सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है अंकुर कि महिला पुरुष के अधिकार बराबर होंगे। वो बहन बेटी चाहे हिंदू की हो या मुस्लिम की हो, पारसी की हो या ईसाई की हो, सबके राइट बराबर होंगे। आज की डेट में अलग अलग, उदाहरण के लिए हिंदू की लड़की की मिनिमम जो शादी की उम्र है वो 18 साल है और लड़के की 21 साल है। लेकिन इस्लाम मुस्लिम में क्या किया हुआ है, लड़की की शादी की उम्र कोई तय नहीं है, उसमें जो पीरियड होता है उसी को शादी की उम्र मान लिया गया। आज की डेट में पीरियड 10 साल में भी आ सकता है, 11 साल में भी आ सकता है, 12 साल में भी आ जाता है। यानी 11-12 साल की लड़की निकाह करोगे, ये काहे का सेकुलरिज्म? कहां, कौन सी दुनिया में? ये तो मतलब मुझे लगता है हम 1400 साल पुरानी वाली दुनिया में जी रहे हैं, 21वीं शताब्दी में नहीं, हम बल्कि 6वीं शताब्दी में जी रहे हैं। ये गलत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है आपका मेंटेनेंस सबका समान होना चाहिए,
आपका तलाक का ग्राउंड सबका समान होना चाहिए, आपकी मिनिमम एज सबका समान होना चाहिए, गोद लेने का अधिकार सबको समान होना चाहिए, संपत्ति का अधिकार सबको समान होना चाहिए, चाहे वो बहन बेटी हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या पारसी हो, ईसाई हो। आज के डेट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए मेरी 4 बेटियां हैं और वो 4 बेटियां अलग अलग मजहब के लोगों से शादी करती हैं। एक ने हिंदू शादी किया, एक ने पारसी से किया, एक ने क्रिश्चियन से किया, एक ने मुस्लिम से किया। अब क्या होगा, जब तक वो हमारे घर में है वो चारों बेटियां, तब तक उन चारों का अधिकार बराबर हो। लेकिन जिस दिन शादी हो गई, जो मुस्लिम लड़के शादी करेगी उसके अधिकार बिल्कुल अलग, जो ईसाई लड़के शादी करेंगे उसके अधिकार बिल्कुल अलग, जो पारसी लड़के शादी करेंगे उसके अधिकार बिल्कुल अलग, जो हिंदू लड़के शादी करेंगे उसके अधिकार बिल्कुल अलग। सेकुलरिज्म का मतलब होता है शादी के पहले भी शादी के बाद भी बहन बेटियों का अधिकार बराबर होना चाहिए। तो ये सेकुलरिज्म के नाम पे जो पाखंड हो रहा है, ये बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने आप को तथाकथित नारीवादी महिलाएं हैं, वो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग नहीं करती है। ये बड़ी दुख की बात है। अर्थात आपके कहने का अर्थ यह है कि जो देश के जो प्राण है, आत्मा है, वो तो सेक्युलर कही गई है, लेकिन यहाँ पर जो अंदरूनी खांचे में चली हुई चीजें हैं, वो धर्म को, मजहब को देखते हुए चलाई जा रही हैं सारी चीजें। मतलब हर चीज की सुविधाएं वैसे दी जा रही है। तो मतलब ये बहुत बड़ा पाखंड है। सबसे बड़ी बात जो आपने मुद्दा उठाया हुआ है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसमें भी आपके बहुत सारे मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार में आपका शराब का भी है, नोट का भी है, और ट्रांजैक्शन के लेकर के भी है। इसके विषय पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अंकुर, भारत की सारी समस्याओं का मैं तो आपके माध्यम से जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जितने सनातनी जुड़ रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा और सबसे यही कहता हूं कि आप भारत की जो भी प्रॉब्लम आपको समझ में आती है उसका रूट काज एनालिसिस करिए, वाई एनालिसिस करिए। उस समस्या पे नहीं, समस्या पे चर्चा मत करिए, समस्या के मूल कारण पे चर्चा करिए, वो कैसे हो रहा है। उदाहरण के लिए घुसपैठ कैसे होती है। बाकायदा असम के बॉर्डर पे, बंगाल के बॉर्डर पे घुसपैठ माफिया है। वो 4,000 रुपए से 5,000 रुपए एक व्यक्ति से लेते हैं, एक बांग्लादेशी से, एक रोहिंग्या से, और वो पूरा पैकेज है। बाकायदा उनको आधार देते हैं, उनको वोटर आईडी उपलब्ध कराते हैं, उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराते हैं, और उनको वहां बस में भरते हैं, और वो बस बंगाल के बॉर्डर से सीधे आके मेवात आ जाती है, बंगाल के बॉर्डर सीधे बस पहुंच जाती है जम्मू, बंगाल के बॉर्डर से आके दिल्ली पहुंच जाती है। तो अगर घुसपैठ बंद करना है तो हमें भ्रष्टाचार बंद करना पड़ेगा। इसी तरीके जो लफ्ज़हात पूरा चल रहा है, ये पूरा का पूरा काला धन से चलता है, काला धन और हवाला। अदरवाइज 5 लाख रुपए ब्राह्मण की लड़की का रेट लगा के रखा हुआ है कि आप ब्राह्मण की लड़की पटा लो 5 लाख मिलेंगे, आप क्षत्रिय की लड़की पटाओ 4 लाख मिलेंगे। मतलब ऐसे अलग अलग रेट बना रखे हैं। वो पैसा कहां से आ रहा है? एक व्यक्ति जिसकी कोई इनकम नहीं हो 5 लाख रुपए कहां से करेगा? तो मुझे लगता है कि एक जिहाद हो रहा है गल्फ कंट्रीज के द्वारा, खाड़ी देशों के द्वारा। वो बहुत बड़ी मात्रा में काला धन भेजते हैं यहाँ पे हवाला के जरिए, उससे एक तरीके के जिहाद होता है। दूसरा, वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, वो अलग तरीके से हवाला के जरिए ब्लैक मनी भेजती हैं, उससे एक अलग तरीके का जिहाद होता है। जो चर्च माफिया है, ये केवल और केवल काले धन पे जिंदा है। आप काला धन भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, चर्च माफिया खत्म हो जाएगा। आप काला धन भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, घुसपैठ माफिया खत्म हो जाएगा। आप काला धन भ्रष्टाचार खत्म कर दीजिए, मजार माफिया जो जगह जगह मजार बना रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं, रेलवे स्टेशन पे सन्नाटा नहीं होता। चलिए एक बार बहुत किसी जंगली एरिया में कोई मजार बने, अगर सड़क के किनारे, तो बात समझ में आती, चलो कोई देख नहीं पाया। रेलवे स्टेशन पे मजार बनती है जहां रोज आरपीएफ के लोग और जीआरपी के लोग गश्त करते रहते हैं। कैसे बन गई? क्यों? क्योंकि वो मजार बनेगी और मजार का जो पैसा आएगा वो पहले तो कुछ एडवांस में दे दिया जाता है जीआरपी वालों को, आरपीएफ वालों को मजार बनाने के लिए, और जब मजार बन जाती, जो चढ़ावा आता है उसका कुछ हिस्सा आरपीएफ जीआरपी को डेली जाता रहता है, वो चुप होकर बैठा हुआ है। इसी तरीके से जो घुसपैठिए आते हैं, जो दिल्ली में आके रोहिंग्या बांग्लादेशी बस गए, पार्षद और प्रधान को सब पता होता है। आप किसी गांव में चले जाइए, उसके गांव में क्या क्या हो रहा है उस प्रधान को सब पता होता है। इसी तरीके से आप शहरों में जो पार्षद होता है, उसको उसके वार्ड के अंदर क्या क्या हो रहा है, उसके वार्ड में क्या एक्टिविटी हो रही है, किस पार्क पे कब्जा हो रहा है, किस पार्क में अवैध रूप से लोग रहते हैं, उसको सब पता होता है। लेकिन ये पूरा इतना बड़ा सिंडिकेट है घुसपैठ माफियाओं का, बाकायदा पैसा देते हैं, घुसपैठियों को बसा देते हैं। ये जो अपना आपके मजार माफिया है और जो दरगाह माफिया है,
ये पैसा देते हैं और चुपचाप रातों रात कहते हैं भैया 1 हफ्ते तक इधर मत आना, 1 हफ्ते तक पुलिस उधर नहीं जाएगी, 1 हफ्ते तक प्रधान जी उधर नहीं जाएंगे, 1 हफ्ते तक पार्षद जी उधर नहीं जाएंगे। इस बीच में एक अच्छी खासी वहां मजार बन जाएगी, एक अच्छी खासी वहां दरगाह बन जाएगी। तो सारा का सारा जो सनातन धर्म को सबसे बड़ा खतरा है वो 2 चीजों से है। सनातन धर्म को भी 2 चीजों से खतरा है, भारत को भी 2 चीजों से खतरा है, भारत की संस्कृति को भी 2 ही चीजों से खतरा है। एक है करप्शन, दूसरा है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है जनसंख्या विस्फोट। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जितने भी काम हो रहे हैं, धर्मांतरण का पूरा खेल कालाधन से हवाला के जरिए हो रहा है, नक्सलियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए कालाधन होती है, कालाधन उनको मिलता है हवाला के जरिए, माओवादियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, कश्मीर के अलगाववादियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, ये जो जिहाद करने वाले लोग हैं इनकी पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, मजार जो दरगाह जो मजार माफिया इनकी पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, दरगाह माफियाओं की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, धर्मांतरण माफियाओं की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, मिशनरियों की पूरी फंडिंग हवाला के जरिए होती है, चरमपंथी जो मदरसे चला रहे हैं वहां कट्टरवाद फैला रहे हैं, इन मदरसों को फंडिंग पूरी हवाला के जरिए होती है। इसलिए मैं कहता हूं भारत को सबसे बड़ा खतरा 2 ही चीज से है, भ्रष्टाचार और कालाधन। और भ्रष्टाचार खत्म करना है अंकुर जी तो पुलिस, सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच ये खत्म नहीं कर पाएगा। अगर सीबीआई, पुलिस, ईडी और क्राइम ब्रांच को भ्रष्टाचार खत्म करना होता 70 साल में खत्म हो चुका होता। इनफैक्ट ये खुद ही उसका हिस्सा बन जाते हैं, मोटा माल कमाते हैं। ये हमारे सभी सनातन धर्म के लोगों को समझने की जरूरत है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं खत्म होगा, मैं आपको लिख के देता हूं, जब तक ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद नहीं हो, जब तक कैश लेन देन की अब लिमिट नहीं तय होगी। आप 5,000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करिए, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक करिए, ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप एक कानून बनाइए कि जिसके पास काला धन होगा, बेनामी संपत्ति होगी, ऐसेरी संपत्ति होगी, उसको 100% सीज किया जाएगा, आजीवन कारावास दिया जाएगा, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। आपको नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। ये पुलिस, सीबीआई, ईडी के सहारे भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो सनातन धर्म भी नहीं बचेगा। मैं आपको लिख के देता हूं, मुझे 2040 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मुझे 2040 बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। अगर ये भ्रष्टाचार, जनसंख्या विस्फोट तुरंत खत्म नहीं हुआ, अगर ये हवाला कारोबार तुरंत नहीं रोका गया, अगर आपका काला धन तुरंत नहीं बंद किया गया, मुझे लगता है कि भगवान जाने मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मुझे तो बहुत घातक दिख रहा है। 2040 की स्थिति बहुत ही भयानक दिख रही है। अश्विनी जी, आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के, जिसमें बीच में बहुत सारी चीजें भी आई हैं, संत महात्मा भी सामने आए हैं, न्यूज चैनल्स भी सामने आए हैं, और युवाओं में बहुत ज्यादा जागरूकता भी है। और अभी भी यही कहा जा रहा है कि भाई भले ही प्रभु श्री राम का मंदिर अब बन रहा हो, जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं कि जब आज इनकी हुकूमत है तो ये बना रहे हैं, जब हमारी हुकूमत आएगी तो वो हुकूमत जो आएगी वो कैसे आएगी, क्योंकि फास्टेस्ट ब्रीडिंग कल्ट है इस्लाम, और वो कहता है कि हम तो तादाद बढ़ा लेंगे अपनी। तो तादाद बढ़ाने के बाद में जो अभी फिलहाल कोई नियंत्रण ही नहीं है, इस पूरे विषय को आप कैसे देखते हैं? आपने अभी बता दिया है कि 2040 किस तरीके से दिखाई दे रहा है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून को बनाए हम कैसे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पहली बात तो मैं आपके माध्यम से जो लोग देख रहे हैं उनसे कहूंगा, मैं अकेला वहां लड़ रहा हूं, अगर 2-4 लोग इसमें आ सकते हैं तो आ जाएं, शामिल हो जाएं, क्योंकि एक व्यक्ति जब बहस करता है तो अलग इफेक्ट होता है, उसके अगर 4-5 मैटर आ जाते हैं तो उसका अलग इफेक्ट होता है। दूसरी बात, हमारे पास जमीन दुनिया की मात्र 2%, हमारे पास पानी दुनिया का मात्र 4%, और हमारी जनसंख्या दुनिया की 20% हो गई। कुछ लोग कहते हैं 125 करोड़, 125 करोड़, जो लोग 125 करोड़ कहते हैं वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको फैक्ट बताता, डाटा बताता हूं। दिसंबर 2019 में 125 करोड़ लोगों का आधार बन गया था। और अंकुर जी, मुझे भी नहीं, मुझे लगता है आपके घर में आप पता कर लीजिएगा, शायद आपके घर में 100% आधार नहीं होगा, जो कोई छोटा बच्चा होगा उसका आधार नहीं। मेरे घर में छोटा बच्चा, उसका आधार नहीं बना हुआ है। भारत के आप किसी भी शहरी परिवार में चले जाइए, गांव के परिवार में चले जाइए, जब तक बच्चा 9वीं 10वीं में नहीं आता, जब तक कोई काम नहीं रुकता, तब तक कोई आधार नहीं बनता। अगर बोर्ड एग्जाम का फॉर्म भरना है तब आधार बनेगा, या ऐसा कोई काम पड़ता है, ऑफिशियल काम जब रुक जाता है तब जाके लोग आधार बनवाते हैं, नहीं तो नहीं बनवाते। तो 125 करोड़ लोगों का आधार बन चुका है, बन गया था दिसंबर में ही, हमें तो अब 6 महीने और आगे आ गया हूं। और 20% लोगों के पास आधार नहीं है, तो 125 करोड़ का 20% यानी 25 करोड़, तो 125 करोड़ कितना हो गया, 150 करोड़। इसमें मैं 150 करोड़ हो गया। मैं 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों को इसमें गिनता नहीं हूं, इसलिए नहीं गिनता कि उसमें रोहिंग्या बांग्लादेशी भी काफी लोग मात्रा में आधार बनवा चुके हैं, राशन कार्ड, वोटर आईडी उनका भी बन चुका है।
तो इसलिए मैं उनको काउंट नहीं करता हूं। लेकिन मोटा मोटा बहुत साफ साफ दिख रहा है 150 करोड़ हमारी जनसंख्या हो चुकी है। जल जंगल जमीन की समस्या का मूल कारण आपका जनसंख्या विस्फोट है। रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण की समस्या, बढ़ते अपराध की समस्या, चोरी लूट झपटमारी की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन की समस्या, सभी समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और इवन आप जेल में सर्वे कर लीजिए, मैंने तो 2-4 जेल में सर्वे करवाया हुआ है, वहां पे जितने चोर है, लुटेरे हैं, झपटमार है, इस तरीके काम करने वाले, एक्सटॉर्शन करने वाले, वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके बाप ने जनसंख्या विस्फोट किया। बाप ने जनसंख्या विस्फोट किया और बेटा जो है अपराध कर रहा है, बम विस्फोट कर रहा है। ये बहुत रियल फैक्ट बता रहा हूं, थोड़ा कड़वा सच है लेकिन ये सच है। ये तो शायद कुछ लोग हजम नहीं होता होगा। तो भारत की 50%, इवन आप अलगाववादियों पे सर्वे कर लीजिए, आप पत्थरबाजों पे सर्वे कर लीजिए, आप सिमी के लोगों पे सर्वे कर लीजिए, आप पीएफआई के लोगों पे सर्वे कर लीजिए, ये सारे आपको ऐसे मिलेंगे जिसके बाप ने जनसंख्या विस्फोट किया हुआ है। सामान्यतः जिसके 1 या 2 बच्चे होते हैं, भले वो मुस्लिम ही क्यों हो, उनके ठीक रहने की संभावना ज्यादा होती है, अलगाववादी आतंकवादी बनने की संभावना कम होती है। 1-2 बच्चा रहेगा, निश्चित रूप से लोग उसको संभाल के रखेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसकी पूरी एक्टिविटीज पे ध्यान रखेंगे। यहाँ 10-10, 12-12, 15-15 हो जाते हैं, कुछ पता ही नहीं है बच्चा क्या कर रहा है, किससे कर रहा है। दूसरा, जब जनसंख्या विस्फोट कर देते हैं, भाई बाप कमा रहा है पर डे 300 रुपए, बच्चे को पैदा कर दिया 15, तो खिला पाएगा नहीं। जब खिला नहीं पाएगा तो इसका फायदा उठाते हैं कट्टरपंथी, चरमपंथी, जिहादी। वो क्या करते हैं, इन बच्चों को, ये बच्चे शुरुआत में भले ही मासूम होते हैं, उनको वो पकड़ लेते हैं, उनको 500-500 की नोट पकड़ाते रहते हैं, उनकी अपनी मर्जी के हिसाब से उनके दिमाग में जहर घोलते रहते हैं और फिर सारे उल जलूल, सारे उल्टे सीधे काम करवाते हैं। उनको जो उनसे चोरी करवाएंगे, उनसे लूट करवाएंगे, उनसे झपटमारी करवाएंगे, उनसे कालाबाजारी कराएंगे, उनसे नशा की तस्करी कराएंगे, दुनिया भर का काम करवाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर हमें इस देश को बचाना है, भारत को बचाना है, भारतीय संस्कृति को बचाना है, सनातन धर्म को बचाना है, सनातन संस्कृति को बचाना है, भारत के संविधान को बचाना है, भारत के सेकुलरिज्म को बचाना है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तुरंत बनाना चाहिए। अब देर नहीं करना चाहिए। 70,000 बच्चे इस समय पर डे पैदा हो रहे हैं अंकुल, भारत में इस समय पर डे 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ था, फिर 24 एक दिन के बाद 24 मार्च से परमानेंट लॉकडाउन हो। 24 मार्च से आज हम लोग बैठे हुए 1 अगस्त, लगभग 100 दिन हो गया। इस 100 दिन में 70,000 पर डे का मतलब हुआ 77 लाख बच्चे पैदा हो। जी बिल्कुल। 77 लाख बच्चे पैदा होने का मतलब कि अगले 15 दिन के अंदर हम एक इजराइल नया पैदा कर देंगे भारत। हाँ, 70,000 पर डे का मतलब कि एक साल में 2 करोड़ 55 लाख बच्चे। अब अगर 2020 में 2.5 करोड़ से ज्यादा बच्चे पैदा होंगे तो क्या हम 2.5 करोड़ नए रोजगार दे सकते हैं क्या एक साल में? नहीं दे सकते, असंभव है। और जब नहीं देंगे तो निश्चित रूप से जो कहते नहीं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, बाकी और दुनिया भर की समस्याएं बढ़ेंगी, अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरवाद, चरमपंथ उससे भी बढ़ेगा। ये सब चीजें इंटरकनेक्टेड है। इसलिए अगर हमें इस देश को बचाना है, और एक बात और, ये भारत अगर सेकुलर है, ये भारत में जो सुख शांति है वो संविधान की वजह से नहीं है, वो कानून की वजह से नहीं है, क्योंकि ये संविधान कानून तो हर जगह लागू है। भाई केरल के बॉर्डर पर शांति क्यों नहीं है? नागालैंड अशांत क्यों है? नागालैंड में हिंदुओं क्या स्थिति हो रखी है? क्या जहां जहां अलगाववाद, कश्मीर में भी यही संविधान है, यही आईपीसी लागू होती है, वहां इतनी शांति क्यों है? तो ये 9 राज्यों में ऑलरेडी हम लोग माइनॉरिटी हो चुके हैं। ये जहां जहां अल्पसंख्यक हो चुके हैं वहां क्या स्थिति है सबको पता है। अगर हम चाहते हैं ये भारत सुरक्षित बना रहे, भारत स्वस्थ बना रहे, भारत शांत बना रहे, अलगाववाद, कट्टरवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें थोड़ी लगाम लगे, तो तुरंत जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए, इस पर देरी नहीं करना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सारी बातों को और बहुत ही कम समय में और ऐसी भाषा में कि जो युवाओं को एकदम समझ आती है। मैं आपको बता रहा था कि युवा जो हैं वो आपको बहुत भारी संख्या में फॉलो करते हैं, आपको अपना आदर्श मानते हैं, हम स्वयं आपको आदर्श मानते हैं। आपके जितने स्पीचेस होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, हम सब पढ़ते हैं। ट्विटर पर हम आपको फॉलो करते हैं और मैं भी जितने भी हमारे दर्शक गण हैं मैं उन सबको भी नीचे आपकी आईडी दे दूंगा और वहां से वो आपको ट्विटर पर फॉलो करें, ऐसा मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। अश्विनी जी, आगे भी भविष्य में हमें आपका इसी प्रकार से मार्गदर्शन मिलता रहे, समय मिलता रहे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।